Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 अगस्त 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अंगोला को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। देखो नीचे ऑप्शन में ना नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, सेंचुरी का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा एरिया है जो कि बस्तर रीजन में स्थित है। ऑप्शन ए बोलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी दंदेली सेंचुरी, ऑप्शन सी राजाजी नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी इंद्रवती नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और फ्रंट पेज पर सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, खासकर जीएस पेपर नंबर 2 से इसको रिलेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे ना कल पूरे देश भर में इस वाले आर्टिकल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के बारे में, रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में। देखो जो ये रोहिंग्या कम्युनिटी है ना, ये बेसिकली एज अ रेफ्यूजी इंडिया के अंदर आए, यानी कि इंडिया के अंदर शरण लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि 2017 में आपको पता होगा म्यांमार की जो मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री ने यहाँ पे मार के भगा दिया था इन रोहिंग्या को। तो तब से ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है अपना देश छोड़ कर निकली और कुछ लोग बांग्लादेश में बसे और फिर कुछ लोग आपको इंडिया के अंदर आते हुए नजर आए। अब बहुत लंबे समय से इंडिया में रह रहे हैं, इनको एक कैंप वगैरह दिया गया था। बट रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, अब हरदीप सिंह पुरी कौन से मिनिस्टर हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया। तो ये इनका ट्वीट है, ये आप लोग टाइम पीरियड देख रहे होंगे, ये मॉर्निंग में 7:32 पर इन्होंने एक ट्वीट किया था। कल ट्वीट क्या था इनका, इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन द कंट्री, यानी कि भारत हर किसी को यहाँ पर वेलकम करता है जो कि भारत के अंदर शरण लेने के लिए आता है। तो एक लैंडमार्क डिसीजन आया जहाँ पे रोहिंग्या रेफ्यूजी को शिफ्ट करने की बात की गई है कि जो दिल्ली वाला एरिया है ना, दिल्ली वाले एरिया में बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा एरिया पड़ता है बकरवाला एरिया। तो वहाँ पर जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं, उन फ्लैट्स के अंदर रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को शिफ्ट करने की यहाँ पर चर्चा की गई कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को इन वाले फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी ये अलग कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट के अंदर शिफ्ट करने के लिए बोला गया कि इनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस इनकी राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे प्रोटेक्शन वगैरह भी दी जाएगी दिल्ली पुलिस के थ्रू। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया का। लेकिन ये मैंने आपको टाइम दिखाया है, टाइम इसलिए दिखाया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7:32 AM की बात हो रही है कल सुबह की। फिर होता क्या है, कल दोपहर के टाइम पर 2:50 PM के आसपास यहाँ पर देखोगे होम मिनिस्टर का यहाँ पर ट्वीट आता है। तो गृह मंत्रालय का यहाँ पर आपको ट्वीट देखने को मिलेगा। ये क्या बोलते हैं कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी को लेकर न्यूज़ आई है ना, वो बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ सही नहीं है। मतलब इनका कहना यह है कि देखो जो रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स है ना, ये क्लैरिफाई कर दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है अभी तक रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट के अंदर शिफ्ट करने का। यानी ऊपर वाले मिनिस्टर बोलते हैं कि रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम मिनिस्टर ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया है।
तो ये कल एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवररूल मिनिस्टर्स ट्वीट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसकी हेडिंग ही देख पा रहे होंगे। तो ये लगातार अभी यहाँ पर चर्चाएं बना हुआ है। ये पूरा का पूरा इशू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में जैसे कि आज के टाइम पर जो रोहिंग्या सेटलमेंट्स है वो दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, वहाँ पे वो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, इनको यहाँ पर शिफ्ट करने के बारे में चर्चा की गई है। और ये मैंने आपको बता दिया ओवरऑल इशू क्या था। आई होप आपको यहाँ पे की क्लैरिटी मिल चुकी है। तो इसको लेकर अभी भी डिस्प्यूट जो है ना वो हम लोग देख पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं रोहिंग्या की, तो रोहिंग्या ना म्यांमार के अंदर आपको ये रेखाइन स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। रेखाइन बेसिकली एक छोटा सा एरिया है, आप देख पाओगे बे ऑफ बंगाल समुद्र के किनारे। जैसे इंडिया के बहुत सारे तट वाले इलाके देखने को मिलते हैं, केरला तमिलनाडु, जो कि समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं, वैसे म्यांमार का एक हिस्सा आपको रेखाइन देखने को मिलेगा। यहीं पर रोहिंग्या कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहा करती थी। हुआ क्या, म्यांमार से यहाँ पर इनको मार के भगा दिया गया। म्यांमार के अंदर ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही रहते हैं, आपको पता होगा। प्लस यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है ना इन मुस्लिम्स को पसंद नहीं किया करते थे। उसके बाद में यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री ने भी आप कह सकते हो यह अटैक किया, और म्यांमार की जो मिलिट्री इन्होंने क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन करने के बाद में यहाँ पे भगाया इन लोगों को, और उसकी वजह से कुछ लोग बांग्लादेश गए और फिर कुछ लोग यहाँ पर इंडिया भी आए। और बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली एक चेंज हुआ था 10 महीने पहले की आपको बात होगी, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि बांग्लादेश ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं उन सबको भाषणचार आइलैंड पर जो है वो भेज दिया जाएगा। याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर आने से पहले मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। आपको पता होगा कल टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये 2 पोस्ट शेयर करे थे, एक अतुल जोशी का और साथ ही साथ में एक शुभम वर्मा का। दोनों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इन्होंने एक मैसेज करके बताया है कि जो CDS एग्ज़ामिनेशन है उस एग्ज़ामिनेशन में इनकी ऑल इंडिया रैंक 107 है। और यहाँ पे जो दूसरा वाले पर्सन है ये आप इनका भी एक मैसेज देख पाओगे। इन्होंने भी बोला है कि जो BPSC है वो ये क्लियर कर पाए हैं, इनकी रैंक 213 है। तो हिंदू एनालिसिस यहाँ पर सभी लोगों को हेल्प कर रहा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि CDS के अंदर हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। CDS वाले पहले भी पिछले साल भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट्स आते रहते हैं, सर CDS में हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। देखो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स की चर्चा होती है वहाँ सभी जगह पर हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं करंट अफेयर्स अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। अलग तरीके से मतलब यह है कि हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो वनडे एग्जाम के लिए, प्लस UPSC के पर्सपेक्टिव से तो हम डिस्कशन करते ही करते हैं। अब फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ और आर्टिकल्स भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यानी कि द हिंदू के अलावा जो वेरियस न्यूज़पेपर्स आते हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और ये सब बहुत अच्छे आर्टिकल्स देते हैं, वो भी इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जब जब मुझे यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता किसी किसी दिन, तब इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, अदरवाइज़ इंक्लूड करता रहता हूँ, ठीक है। तो मतलब और भी जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं वो सब मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ। आगे आते हैं, और यहीं पर मैं बोल भी देता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K+ लाइक का, इसको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे जाके कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। अब जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल वाला एक आर्टिकल देखा होगा, है ना। तो थंबनेल वाला जो आर्टिकल है वो दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो ये जो आर्टिकल है ये मेंशन करता है टू एंड पीरियड पॉवर्टी, स्कॉटलैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक प्रोडक्ट्स फ्री। पीरियड पॉवर्टी को कम करने के लिए स्कॉटलैंड दुनिया में पहला देश बन चुका है जिसने जो ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर ये भी न्यूज़ बहुत तेज़ी से कवर की जा रही थी, तो मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद रेलिवेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया, लंबे समय से परेशानी थी यहाँ पर जो लैक ऑफ एक्सेस था सैनिटरी पैड्स का या सैनिटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो उसके बाद में ये आप कह सकते हो मुद्दा स्कॉटलैंड के अंदर पिछले कुछ सालों से मतलब घूम ही रहा था। अगस्त 2020 के अंदर यहाँ पे साल पिछले साल से पिछले साल की बात हो रही है, साल 2020 की। तो उस समय पर ये ड्राफ्ट वगैरह लेकर आया गया था कि जो ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री कर देना चाहिए, और उसके बाद में ये काम किया भी गया, और अब फाइनली यहाँ पर ये काम हो चुका है। और स्कॉटलैंड के जो मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है स्कॉटलैंड ने ऐसा किया, और स्कॉटलैंड यहाँ पर पहला देश है। और स्कॉटलैंड के अलावा भी बहुत सारे देश और भी होंगे, हम लोग आशा करते हैं कि कुछ इस प्रकार से काम करेंगे, ऐसा यहाँ पर ये मिनिस्टर्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ना कि जो ये पीरियड पॉवर्टी है ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसको लेकर कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पर बोलता नहीं है।
और ये इशू एक बहुत बड़ा इशू आज के टाइम पर देखने को मिलता है। तो उसके लिए स्कॉटलैंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकल कर आया है। कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, तो उस मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो टॉपिक है वो रेगुलर बेसिस पर आता रहता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोग यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली बोल्ड लेटर्स में आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। बाकी क्या है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इसको लेकर क्या है इशू, आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ना, ये आज के टाइम पर इंडिया का ही नहीं दुनिया भर का एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो चैलेंजिंग इशू है जो कि आज के टाइम पर वेमेन फेस कर रही हैं। और खासकर अगर हम लोग बात करें डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो माइंडसेट है प्लस इसको लेकर जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। अब इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो ये पूरा का पूरा सोसाइटल टैबू है, यानी कि पूरा का पूरा इशू, कितनी सारी रोक टोक देखने को मिलती है, वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया। मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये बेसिकली यहाँ पर यौवन अवस्था की शुरुआत होती है और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जैसे ये स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद जो है गर्ल्स के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस जैसे यहाँ पर बोला गया डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी सारी रोक टोक होती है, यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेंपल में एंट्री करने के ऊपर रोक टोक होती है ना, किचन में एंट्री करने के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोहिबिशन होते हैं, रोक टोक होती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। प्लस जो मेन रीज़न है आज के टाइम पर इस प्रॉब्लम का, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना इंडिया के अंदर, जो बढ़ रही है प्रॉब्लम, इसके पीछे का रीज़न है कि इलिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर ज़्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे लोग थोड़े से कम हैं। प्लस यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेशली गर्ल्स के अंदर ना आज के टाइम पर एक और बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टॉपिक को लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर जागरूकता होनी तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी है नहीं लोगों के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर वो टॉपिक जो है वो दबा का दबा रह जाता है, कोई यहाँ पर उसके ऊपर बोल नहीं पाता। प्लस बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करते हैं। बहुत सारी आज के टाइम पर अवेयरनेस स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं धीरे धीरे, लेकिन जो टाइम हमें पहले से करना चाहिए था, यानी कि ये काम जो है ना बहुत पहले से करना चाहिए था, तो आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों को ये अवेयरनेस होती। लेकिन जो भी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है जहाँ पर उन स्कीम्स के माध्यम से उन प्रोग्राम्स के माध्यम से काफ़ी सारे जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो क्वालिटी आपको किस प्रकार से देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैटर चीज़ करती है ना वो है हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अगर यहाँ पर डिटेल से बात करें तो हाइजीन थोड़ी सी मैटर करती है, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास मान लो सेफ़ प्रोडक्ट है भी, तो सेफ़ प्रोडक्ट होने के बाद भी बेसिकली उसको अनहाइजीनिक मैनर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अक्सर ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि कई बार यहाँ पर जो एक सिंगल पैड है उसको पूरे दिन के लिए यूज़ किया गया, इससे यहाँ पर जो इन्फेक्शन है और प्लस हेल्थ कंडीशंस और ज़्यादा बुरी होने के पूरे चांसेस हैं, ये मेंशन किया जाता है आर्टिकल के अंदर। देन ये जो आज के टाइम पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक है ना, इसको जो अवॉइड किया जा रहा है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। एक मैं आपको डेटा देता हूँ, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बात करें तो यूनिसेफ ने एक स्टडी करी थी 2011 में। इन्होंने बताया 13% जो गर्ल्स हैं इंडिया के अंदर, उन्हीं को बेसिकली अवेयरनेस है इस मेंस्ट्रुएशन के बारे में, उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता है इस मेंस्ट्रुएशन के बारे में। बाकी 60% ऑफ जो गर्ल्स हैं वो अपना स्कूल टाइम मिस कर देती हैं। 79% जो गर्ल्स हैं वो लो कॉन्फिडेंस फील करती हैं इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, तो ये यहाँ पर बोला गया। प्लस ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये कहीं ना कहीं बुरी तरह से इम्पैक्ट डालता है वेमेन के एजुकेशन के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, प्लस चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। ऐसा यहाँ पर इस स्टडी के अंदर कंडक्ट किया गया था। इस स्टडी के अंदर ये सारी बातें बताई गई थी। और न केवल इंडिया की बात हो रही है, पूरे दुनिया भर की बात हो रही है। एटलीस्ट अगर हम लोग देखें तो 500 मिलियन के आसपास जो वेमेन्स हैं प्लस जो गर्ल्स हैं, इनके पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर। तो ये एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। प्लस लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर आप कह सकते हो हाइजीन वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, स्कूल में, वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वेमेन और गर्ल्स को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद में जो ये लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, NFHS, इसने यहाँ पर बताया कि 58% जो यंग इंडियन वेमेन हैं 15 to 24 ईयर्स के आसपास जिनकी एज है, वो बेसिकली यहाँ पर एक हाइजीनिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती हैं, खासकर सैनिटरी पैड्स का। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी परसेंटेज के अंदर जो वेमेन और गर्ल हैं, वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा अनहाइजीनिक मैनर के अंदर जो है इस मेंस्ट्रुएशन को टैकल किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर बोला गया।
फिर उसके बाद में लास्ट में वे फॉरवर्ड बोला गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, जो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह लोगों के पास में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलना चाहोगे कि हाँ ये कर सकता है, अवेयरनेस इस प्रकार से फैला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, यानी कि ये टॉपिक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और वो सोशल अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं? सोशल अवेयरनेस यहाँ पर फिल्म के माध्यम से कर सकते हैं आज के टाइम पर। वैसे ही आप लोग देख पा रहे होंगे, एक फिल्म है पैडमैन, उसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे इसने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सैनिटरी पैड्स के बारे में बताने के लिए। वैसे हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला सकते हैं, तो इसके थ्रू अवेयरनेस फैला सकते हैं। प्लस सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो स्मॉल स्केल सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ना, उनको प्रमोट करना चाहिए। यानी कि जो ये सैनिटरी पैड्स को बनाने वाले छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आगे लेकर आएँ। क्या होगा, इनको सपोर्ट मिलेगा ना, तो ये सैनिटरी पैड्स बनाएंगे और ये जो पैड्स हैं कहीं ना कहीं लो कॉस्ट के अंदर अवेलेबल हो पाएंगे। लो कॉस्ट होगा तो यहाँ पर सभी लोग ईजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद में तीसरा ये बोला गया कि जो सरकार है उसको ज़रूरत है आज के टाइम पर कि हम लोग क्या प्रोवाइड करवा सकें, डायरेक्टली एफर्ट्स लगा सके अवेयरनेस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो ये वेमेन और गर्ल्स इनके पास में सेफ़ प्रोडक्ट्स बहुत आराम से पहुँच सके, तो इस चीज़ को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड करवाया जाए, वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस ये तो बात हो गई जो मैंने आपको अभी बताई कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। बाकी सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चलाई गई हैं। उन स्कीम्स के नाम बताऊँगा, डिटेल से नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। डिटेल से पढ़ना है तो मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया यहाँ पर। जैसे सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, कहाँ गई ये रहा, एक आपको ये देखने को मिलेगा सबला प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये फोकस करता है न्यूट्रिशन, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर। फिर उसके बाद में ऐसी और प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन आपको देखने को मिलेगा, स्वच्छ विद्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार के थ्रू चलाए गए जो कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक है आज के टाइम पर एक पर्टिकुलर इशू बना हुआ है, इसको आप लोग अपने पास में लिख सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आर्टिकल में बताया गया कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अवेलेबल करवाए जाएंगे लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, पब्लिक जिम, कम्युनिटी बिल्डिंग, सभी जगह पर, प्लेसेस पर बिल्कुल फ्री में ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे कि एक हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल प्रेजेंट था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि अंगोला को जाकर मैप में देख लेना। तो अंगोला न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक पिंक डायमंड पाया गया है, और वो जो पिंक डायमंड है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम लोग देखें पिछले 300 सालों में कुछ इस प्रकार से हमें इतना बड़े साइज़ का, इतना बड़ा लार्जेस्ट डायमंड नहीं मिला है। तो पिंक डायमंड फाउंड इन अंगोला इज़ द लार्जेस्ट इन 300 ईयर्स। तो ये जो बिग पिंक कलर का जो डायमंड है, ये लगभग 170 कैरेट का है, ऐसा आर्टिकल के अंदर बताया गया, और इसको डिस्कवर किया गया है अंगोला से। प्लस यहाँ पर ये अभी तक का पिछले 300 सालों में सबसे बड़ा जेमस्टोन देखने को मिलेगा। ये रहा इसका पिक्चर, और ध्यान रखना इस डायमंड को बोला गया है लूलो रोज़। क्या बोला गया है? लूलो रोज़। लिख के रख लेना, फिर पूछोगे, मतलब क्वेश्चन रहेगा तो ये था कहाँ पर, न्यूज़ में क्या था, ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जैसे अब की बार काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स को लेकर क्वेश्चन आया था। तो इसको यहाँ पे लूलो रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। जो डायमंड है ना, ये पाया गया है कहाँ पर? लूलो एलुवियल डायमंड माइन के अंदर। ये जो माइन है ये आपको अंगोला में देखने को मिलेगी, अंगोला, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये थोड़ा सा रेयर है, बहुत कम पिंक कलर का डायमंड देखने को मिलता है। आप कह सकते हो 10,000 जो सिंपल डायमंड है उसमें से इकलौता यहाँ पे पिंक कलर का डायमंड होता है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, बोला ये गया जो ये पिंक जेमस्टोन है, ये अपने आप में 5th लार्जेस्ट डायमंड है जो कि इस माइन के अंदर पाया गया है। इस खदान के अंदर, इस डायमंड की खदान के अंदर अभी तक का 5वां सबसे बड़ा डायमंड है ये, जो कि अंगोला से पाया गया है। प्लस जो पिंक डायमंड इनके साइज़ और बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं, 1000 कैरेट से भी बड़े बड़े साइज़ के पिंक डायमंड होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक और एग्जाम्पल है कुलिनन डायमंड का। कुलिनन डायमंड ये पाया गया था साउथ अफ्रीका में, फाउंड किया गया था 1905 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे डायमंड्स हैं जिनका जो मतलब आप कह सकते हो कि साइज़ है वो काफ़ी बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। फिलहाल अभी
अंगोला वाले डायमंड की चर्चा हो रही है तो इसको ज़रूर से ध्यान में रख सकते हो। बाकी पिंक डायमंड के बारे में कुछ और जो रेयर चीज़ है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका पिंक कलर कैसे हुआ, इसको लेकर अभी भी डिबेट छिड़ी पड़ी है कि पिंक कलर इसका कैसे हुआ है। कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं। बाकी मैंने आपको बताया लूलो रोज़ यहाँ पर इसको बोला गया है। तो ये और जो अंगोला है, अंगोला बेसिकली यहाँ पर एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिल जाता है, एक देश देखने को मिलता है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। बाकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ये पिंक डायमंड है एक्सट्रीमली रेयर होता है, मैंने आपको बताया बहुत कम ही से देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है ये। प्लस आप कह सकते हो कि अभी तक का जो सबसे बड़ा जो पिंक डायमंड है उसका नाम है दरिया आई नूर। जो दरिया ई नूर है ना, इसको डिस्कवर किया गया था इंडिया के अंदर में। यह अभी तक का लार्जेस्ट नोन पिंक डायमंड है। पिंक डायमंड ऐसा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा पिंक डायमंड जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है वो है दरिया ई नूर। ये इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। क्लियर हो गया? तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, टाइम्स ग्रुप का आर्टिकल है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहाँ पर मेंशन किया जाता है स्वाइन फ्लू के बारे में। देखो रिसेंटली क्या देखने को मिला है ना, दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। और इसको लेकर ये टॉपिक ऐसा है कि यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा प्रीलिम्स का। तो स्वाइन फ्लू के केसेस ना जो बढ़े हैं, इसकी वजह से जो परेशानियां हैं दिल्ली के अंदर वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोविड-19 के केसेस तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब सडनली हम लोगों ने देखा स्वाइन फ्लू के केसेस भी निकल कर आए हैं। अब स्वाइन फ्लू जो है ना, ये होता कैसे है? ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है। उसके पीछे का वायरस है वो है H1N1 वायरस। तो स्वाइन फ्लू कौन से वायरस की वजह से होता है? ध्यान रखना, H1N1 वायरस यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है। प्लस इसी वायरस की वजह से और भी फ्लूज़ होते हैं, बट अभी हम लोग स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या हैं? बुखार होना, कफ होना, सोर थ्रोट होना, बच्चों को यहाँ पे परेशानियाँ होती हैं, सांस लेने में परेशानियाँ हो गई, चेस्ट के अंदर पेन होना, एडल्ट्स को भी इसी प्रकार से परेशानियाँ होती हैं, सांस लेने में परेशानी होना, चेस्ट में पेन होना, थकान होना, मसल्स वीक होना। तो ये आज के टाइम पर जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। बताया गया कौन कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स स्वाइन फ्लू के उसके बारे में मेंशन किया गया है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट न्यूज़ में स्वाइन फ्लू तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। देखो 2009 के अंदर, मतलब एक टाइम पर तो बहुत चर्चा होती थी स्वाइन फ्लू की। 2009 में यहाँ पर ना, 2009 का ये पैंडेमिक है, जैसे आज के टाइम पर कोविड-19 पैंडेमिक है, वैसे यहाँ पर इसको भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ये जो स्वाइन फ्लू है ये H1N1 वायरस की वजह से हुआ था और ये ट्रांसमिट हो रहा था ह्यूमन टू ह्यूमन। पहले तो जानवर से इंसान में पहुँचा और फिर इंसानों से इंसान में फैल रहा था, जैसा कोविड-19 के अंदर हुआ है। तो स्वाइन फ्लू बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करती है। और ये बीमारी फैलती है पहले पिग्स से, यानी कि सुअरों से पहले भी बीमारी निकलती है, उसके बाद इंसान को अटैक करी और फिर इंसान से इंसान में ये फैलती हुई चली गई। और ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली अगर अफेक्ट होते हैं किसी वायरस से और वो वायरस बेसिकली पिग से निकल कर आ रहा है, सुअर के अंदर फैल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस ही कहलाता है। बाकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि जो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसी की वजह से स्वाइन फ्लू फैला है और इस वायरस को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था साल 2009 में, क्योंकि उस समय पर दुनिया भर में 30 से 40 हज़ार के आसपास केस निकल कर आ गए थे। अब ये जो स्वाइन फ्लू था ये ट्रांसमिट यानी कि फैल बहुत तेज़ी से रहा था। सबसे पहली बात, हवा में फैल रहा था, कोई अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बात कर रहे हैं आपस में खड़े होकर, तो उस प्रकार से फैल रहा था, हाथ मिलाने से फैल रहा था, जैसा हमने कोविड-19 को देखा था। अब इसके सिम्टम्स भी अलग अलग थे। लक्षण की बात करें तो यहाँ पर इसमें बुखार, कफ, सोर थ्रोट, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। प्लस कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है क्या स्वाइन फ्लू का? देखो ट्रीटमेंट अभी है। कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो यहाँ पर एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है। इसमें कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों के अंदर आप लोग नाम देख सकते हो, एक है ओसेल्टामाविर, जिसको यहाँ पर तामीफ्लू के नाम से भी जानते हैं, और एक है पेरामेविर, इसको हम लोग रैबीफैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों यहाँ पर आपको एंटीवायरल थेरेपी वाली मेडिसिन देखने को मिलेगी। आगे आते हैं। अब देखो यूपीएससी ने साल 2015 में क्वेश्चन पूछा था इसी स्वाइन फ्लू को लेकर। क्वेश्चन क्या था कि H1N1 वायरस कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, कभी कभी, जैसे आज ये न्यूज़ में आया है, तो कभी कभी न्यूज़ में जब देखने को मिलता है विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, यानी कि कौन से डिजीज़ के रेफरेंस में यहाँ पर ये H1N1 वायरस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी डेंगू, या फिर ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्वाइन फ्लू के पीछे जो वायरस है वो है H1N1। क्लियर हुआ? चलो
आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना यहाँ पर आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। क्या मेंशन है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि इंडियन फर्म्स, ध्यान रखना इंडिया की जो कंपनीज है ना, वो पहली बार वेनेजुएला से किस चीज़ को परचेज़ कर रही हैं, पेट कोक को। पेट कोक क्या होता है समझेंगे। तो अभी इंडियन कंपनीज वैसे परचेज़ करती हैं, अभी तक हम लोग जो ये पेट कोक परचेज़ करते थे वो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस और सऊदी अरेबिया से परचेज़ किया करते थे। ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर मेजर पेट कोक सप्लायर थी इंडिया के अंदर में। लेकिन पहली बार फर्स्ट एवर टाइम वेनेजुएला न्यूज़ में आ चुका है और वेनेजुएला से हम लोग जो है इस पेट कोक को परचेज़ कर रहे हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर पेट कोक के बारे में जानना है। पेट कोक क्या है वो यहाँ पे समझाया गया, प्लस उसके बाद पेट कोक का यूज़ क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं रशिया यूक्रेन के विवाद की वजह से। तो इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव यानी एज अ एनर्जी का सोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेट कोक को। पेट कोक को जलाकर हम लोग काफ़ी सारी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। जैसा कोयला दिखता है ना, वैसे ही आपको ये पेट कोक देखने को मिलेगा जैसा पिक्चर में नज़र आ रहा है, और छोटे साइज़ का ये होता है। क्लियर हुआ। अब ये पेट कोक कैसा है, यानी कोयले का एक ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा। ये होता क्या है, जो हमारा कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद में पेट्रोल डीजल वगैरह मिलता है ना। तो उसी प्रोसेस के दौरान हम लोग को इसका बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो पेट कोक निकल कर आता है। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा पूरा। अभी फ़िलहाल हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास में लिखने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए। पेट कोक या फिर इसको हम लोग पेट्रोलियम कोक के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली वन ऑफ द मैनी इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द ऑयल रिफाइनिंग। मैंने आपको बताया जो कच्चा तेल है, हम लोग क्या परचेज़ करते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं और बहुत सारा क्रूड ऑयल मतलब डायरेक्टली लिया जाता है, फिर उसका रिफाइन किया जाता है, इससे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस के दौरान हम लोगों को मिल जाता है एक बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं पेट कोक या पेट्रोलियम कोक। ये यहाँ पर बोला जाता है कि जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बैरल फ्यूल होता है, जो तेल होता है, तेल के बिल्कुल, तेल का जो भी यहाँ पर बैरल देखने को मिलता है उसके बिल्कुल बॉटम में ये पाया जाता है। एक वेस्ट मटेरियल होता है और इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग रिफ़ाइन कर करके निकालते हैं। जैसे रिफ़ाइन कर लेते हैं तेल को, उसके बाद यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल हम लोगों को मिलता है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कोयले में कार्बन होता है, ये इसको जलाओ तो इससे भी एनर्जी मिलती है। प्लस यहाँ पे बोला गया कि इंडिया के अंदर इस पेट कोक का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये कोयले से भी सस्ता पड़ता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आराम से स्टोर कर सकते हैं। प्लस ये जो पेट कोक होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है फ्यूल ग्रेड पेट कोक, 80% के आसपास देखने को मिलेगा। दूसरा होता है कैल्साइंड पेट कोक। ये दो प्रकार के पेट कोक्स होते हैं। अब ये पेट कोक से हमारे एनवायरमेंट को भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोयला जलाते हैं तो एनवायरमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन होता है ना, वैसे यहाँ पर पेट कोक की वजह से भी होता है, क्योंकि पेट कोक के अंदर कोयले से ज़्यादा पोल्यूशन है, ध्यान रखना। तो कोयले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे एनवायरमेंट और हेल्थ के लिए ये पेट कोक। इसके अंदर आप कह सकते हो 74,000 ppm सल्फ़र कंटेंट देखने को मिलेगा और ये सल्फ़र कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर रिलीज़ होता है एज अ एमिशन, यानी एज अ पोल्यूशन की तरह निकलता है। और ये हमारे वेहिकुलर एमिशन से ज़्यादा है, मतलब जो आज के टाइम पर गाड़ी मोटर चल रही है ना, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा पोल्यूटेड आपको ये देखने को मिलेगा पेट कोक। यहाँ पे फाइन डस्ट और ये बहुत सारी मतलब आप कह सकते हो जो है पोल्यूशन क्रिएट करेगा इस प्रकार से। और जो ये पोल्यूशन होगा डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनके लंग्स को डैमेज करेगा, उनके लिए काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। और पेट कोक के अंदर ना केवल सल्फ़र के अलावा इसमें से और ही बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। वो टॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकेल, हाइड्रोजन, क्लोराइड और ये ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी यहाँ पर टॉक्सिक गैसेस है जो कि हमारे एनवायरमेंट में रिलीज़ होंगी। और ये जब गर्म गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज़ होंगी तो क्या करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, यानी कि वातावरण को और गर्म करेंगी। क्लियर हुआ। तो ये बात हो गई। बाकी पेट कोक को लेकर कुछ की फैक्ट्स भी हैं मेरे पास में। की फैक्ट्स क्या है कि इंडिया देखो दुनिया का एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है पेट कोक का, हम लोग सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा पेट कोक हम लोग लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जैसे मैंने आपको बताया यूएस, सऊदी अरेबिया से काफ़ी सारा पेट कोक परचेज़ करते हैं। प्लस हमारे कंट्री में भी प्रोड्यूस होता है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्प हो गया,
रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम कॉर्प हो गया, ये लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत पेटकोक को प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक डार्क सॉलिड कार्बन मटेरियल होता है, जैसा आपने देखा कोयले की तरह देखने को मिलेगा। पेटकोक का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर वैसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पेटकोक का इस्तेमाल होता है। रिसेंटली पेटकोक को लेकर एक इशू हो गया था। इशू ये था कि इससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इस वजह से इसको बैन भी कर दिया गया था बीच में कि इंडस्ट्रीज़ जो है इसको परचेज़ नहीं करेंगी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर 2 कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं, तीसरा वेनेजुएला है, जिससे कि अब की बार पहली बार परचेज़ किया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बोला ये भी जा रहा है कि वेनेजुएला से हम लोग इस पेटकोक को जो परचेज़ कर रहे हैं ना, ऐसा वेनेजुएला हमने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर ये बोलते हैं, वेनेजुएला बोलता यह है कि हमारे पेटकोक में सल्फ़र थोड़ा सा कम है, और सल्फ़र कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा। देखते हैं, वो आने वाली टाइम की बात है। बाकी हमारे पास में कुछ पिक्चर्स है, उसको भी देख लेते हैं। दो रियलिटी में आपको इस प्रकार से पेटकोक देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में बनता कैसे है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस नज़र आता है। जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या करते हैं, इसको रिफ़ाइन करते हैं। क्रूड ऑयल को जब रिफ़ाइन करते हैं तो रिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पर क्रूड ऑयल को क्या करा जाता है, डीसॉल्टिंग किया जाता है। यानी कि पानी का इस्तेमाल करके इसमें से जो सॉलिड है, कंकड़ है, प्लस जो सॉल्ट वगैरह है, वो सब निकाला जाता है। फिर उसके बाद में डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है ना। इससे यहाँ पर क्या होगा कि आप कह सकते हो कि रिड्यूस्ड क्रूड निकल कर आएगा और ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाएगा। फिर इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा, कोकिंग की जाएगी। मतलब कोकिंग मतलब कि हीट के माध्यम से अब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। इसके जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना क्रूड ऑयल के, इसको यहाँ पर और ब्रेक डाउन किया जाएगा। फिर उसके बाद में कोकिंग के बाद में हम लोग को फ्यूल, डीजल, ऑयल, पेटकोक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर यहीं से हम लोग को पेटकोक मिल जाता है। अब वो जो पेटकोक है उसको भी थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लेते हैं और उस पेटकोक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एनर्जी। इससे हम लोग यहाँ पर बिजली वगैरह को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पेटकोक मैंने आपको बताया, एक तो ये हो गया। दूसरा कैल्साइंट पेटकोक होता है। कैल्साइंट पेटकोक में क्या होता है कि जब पेटकोक होता है ना, तो पेटकोक में से भी जो हीट है और ज़्यादा मतलब मॉइस्चर है, मॉइस्चर और ज़्यादा रिमूव हो जाएगा, उसके अंदर से नमी और ख़त्म हो जाएगी और वो सूखा हो जाएगा। तो बेसिकली वो कैल्साइंट पेटकोक कहलाएगा। होता है वो भी पेटकोक ही है। तो कैल्साइंट पेटकोक का इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम को बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, कुछ और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। नव एक लाइवमेंट का इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इसको अगेन आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। उससे ऊपर वाला जो अभी हमने पेटकोक वाला डिस्कस किया उसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से डिस्कस कर पाओगे। देखो यार, जब मुझे याद आता है ना इस जीएस पेपर से लिंक करना है तब मैं बता देता हूँ। वैसे मैं बीच में भूल जाता हूँ पेपर से कभी कभी आर्टिकल को लिंक करना, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि याद रखूँ और आर्टिकल को पेपर से लिंक करता हुआ चलूँ। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है इसकी हेडिंग क्या है, हाइपरटेंशन अफेक्ट्स वेमेन मोर। ऐसी स्टडी पब्लिश होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक कितना रेलिवेंट है। इस टॉपिक को लेकर ना इस साल लगभग ये चौथी बार न्यूज़ में आया है। इससे पहले मैं 3 बार न्यूज़ कवर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत पहले जनवरी के महीने में 2 बार कवर करी थी, और रिसेंटली आज से 1.5 महीने पहले मैंने हाइपरटेंशन के बारे में आपको पढ़ाया था। तो अभी यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश होती है और उस स्टडी में बताया गया कि जो हाइपरटेंशन है ये कहीं ना कहीं वेमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है आदमियों के कंपैरिजन में। तो इंडियन वेमेन अपनी 50s की उम्र में यहाँ पर हाइपरटेंशन का शिकार बन जाती हैं मोर देन मैन, आदमियों से ज़्यादा। क्योंकि रिसेंट वाली जो स्टडीज़ जैसे पहले वाली स्टडीज़ वो ये बोलती हैं कि मैन के अंदर हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, लेकिन नई स्टडी निकल कर आती है कि नहीं, यहाँ पर जो वेमेन है उनके अंदर हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिला है। अब इस स्टडी को किसने कंडक्ट किया, तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टडी को कंडक्ट किया है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 50 ईयर्स की ऑफ एज को यहाँ पे रीच करती हैं इंडियन वेमेन, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, वो ज़्यादा डेवलप होने लगता है वेमेन के अंदर में एज़ कम्पेयर टू द मैन। और ऐसा पता लगाया गया बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल करके। जो आपको पता होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, फिर उसके बाद में स्टडी ऑफ एजिंग हो गई, हेल्थ वेव 2 हो गया। तो ये अलग अलग स्टडीज़ थी। इन स्टडीज़ का भी डेटा निकाला, इसके ऊपर भी रिसर्च करी है, और फिर ये पूरी रिसर्च निकालने के बाद में पता लगाया गया कि हाँ बिल्कुल वेमेन्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जो एक मिथ है ना, जो एक झूठ है कि हाँ मेन ज़्यादा हाइपरटेंशन के शिकार बनते हैं, तो वो मिथ यहाँ पर बर्स्ट हो जाता है, ऐसा इस स्टडी ने बताया। क्लियर हो गया। फिर बोला यह जाता है इस स्टडी के अंदर कि जो वेस्टर्न वेमेन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वेमेन है, वो ज़्यादा शिकार बन रही है हाइपरटेंशन की। और इंडियन वेमेन के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन कम, लेकिन वेस्टर्न वेमेन के अंदर थोड़ा ज़्यादा हाइपरटेंशन ये देखने को मिल रहा है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट था, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नाउ ये हाइपरटेंशन है क्या, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बन चुका है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। देखो अंगोला यहाँ पे लोकेटेड है। मैंने आपको मैप नहीं दिखाया, अंगोला का ये मैप है, अब अचानक से सामने आ गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात करते हैं। देखो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो ब्लड है
वो आपके वेसल्स में प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत सारे होते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इस हाइपर टेंशन के अंदर। नाम से पता चला हाइपर टेंशन, यानी कि देखो ये कंडीशन कब पैदा होती है, जब हाई ब्लड प्रेशर हो बॉडी के अंदर। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं वो ओवर वर्क करने लगती हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर हो सकता है। और ये जो हार्ट डिजीज़ है ना, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे देश के अंदर। हार्ट डिजीज़ जो है ये लगभग आज के टाइम पर आप कह सकते हो इसमें हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये हार्ट फेलियर होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। सिंपल बात हो गई। अब हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? बेहोश हो जाना, एक तरीके से थकान होना, वॉमिटिंग होना, इरेगुलर तरीके से हार्ट बीट चलना, थकान रहना। तो ये सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम्स हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो अपने घर पर बैठकर एक अच्छा सा डाइट फॉलो करके, या और भी छोटी छोटी चीज़ें कर। सबसे पहली बात, जो सॉल्ट है उसको थोड़ा सा कम कर दो। प्लस यहाँ पे फ्रूट्स को डेली बेसिस पर लो, ग्रीन वेजिटेबल्स को लो। जो सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट है, जो ये जंक फूड है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो लाइफ से। टोबैको को ख़त्म कर दो, अल्कोहल नहीं यूज़ करना है। और फिज़िकली कहीं ना कहीं मतलब पूरे दिन में थोड़ा बहुत तो फिजिकली एक्टिव रहना है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिया थोड़ी सी, तो इससे यहाँ पर बॉडी ना, यानी जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा एकदम से एक्टिव हो जाता है। थोड़ी देर एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट थोड़ा सा जल्दी तेज़ी से पंप होने लगेगा। तो आपके लिए हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग कार्डियो भी बोलते हैं। कार्डियो की मदद से ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। बाकी हाइपरटेंशन में क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आते हैं। हाइपरटेंशन आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो सदर्न स्टेट्स हैं। सदर्न स्टेट्स मतलब जो केरला है, केरला और तेलंगाना दोनों ही जगह पर सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के केसेस निकल कर आते हैं। केरला में लगभग 32.8% मैन को है, 30.9% वेमेन को आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको तेलंगाना देखने को मिल जाता है। देन हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली एक इनिशिएटिव न्यूज़ में था, आपको पता होगा, इसी वजह से हमने हाइपरटेंशन डिस्कस किया था। चलो वो इनिशिएटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये जो प्रोग्राम है ना, इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में। अब क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है, इन्होंने अपने जब 2017 में लॉन्च हुआ तो पहले साल में इन्होंने 26 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। जो 26 डिस्ट्रिक्ट है वो 5 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे कि पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया और यहाँ पर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाया गया। और अब यहाँ पर इनका गोल ये है कि हम लोग ओवरऑल इंडिया के अंदर जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को चलाएं। और एक टारगेट ये रखा गया है कि देखो इंडिया जो है ना वो एक गोल को लेकर चल रहा है। गोल हमारा यह है कि हम लोग साल 2025 तक 25% से कम कर देंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ठीक है ना। तो ये 25/25 का गोल है हमारा कि 2025 तक 25% तक हमें ये सारी बीमारियां ख़त्म करनी है। खासकर हाइपरटेंशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। क्लियर हो गया? तो हाइपरटेंशन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आता है। ये क्या है? यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो दिल्ली के अंदर PM 2.5 लेवल है ना, वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा है पूरे दुनिया भर में। मतलब पूरे दुनिया भर की कंडीशन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो दिल्ली के अंदर जो PM 2.5 लेवल है वो और ज़्यादा खतरनाक होता चले जा रहा है। ये लगातार बढ़ता हुआ चले जा रहा है। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है लोगों की डेथ भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो PM 2.5 है ना, ये बेसिकली एक पोल्यूशन है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टडी के दौरान पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है, खासकर दिल्ली के अंदर। और आपको पता होगा जब हम लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल की बात करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली राजधानी कौन सी है पूरे दुनिया में, वो दिल्ली वहाँ पे टॉप पे आता है। क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से एरिया में पोल्यूशन है वो यहाँ पर एरियाज़ कवर करे गए, वो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर जानो कि PM एमिशन है क्या, ये पार्टिकुलेट मैटर है क्या। तो चलो डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलेट मैटर की, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। देखो ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। कितने छोटे साइज़ के होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक मतलब एक एस्टिमेशन देता हूँ। ये एक बाल है, एक इंसान का एक बाल है, ठीक है ना, एक बाल। अब उस बाल से भी कई गुना छोटा, ध्यान से देखना, उस बाल से भी कई गुना छोटा जो पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा है, वो है PM 2.5, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर एक होता है PM 2.5 जिसके बारे में आपने देखा, और एक होता है PM 10। जो PM 10 है ऑब्वियस ही बात है PM 2.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, डायमीटर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा।
तो जो आप लोग यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये है PM10, थोड़े से बड़े साइज़ का ये रॉकी पार्टिकल है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे वाले हैं वो इतने छोटे हैं कि पर्टिकुलेट 10 से भी कई गुना छोटे देखने को मिलते हैं। तो 10 से छोटा आपको 2.5 देखने को मिलता है, और अभी न्यूज़ में कौन सा है, वो है 2.5। तो 2.5 बहुत ख़तरनाक है। ये क्या है ना, हम लोग जब सांस लेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स एनवायरमेंट के अंदर हवा में तैर रहे हैं, जब सांस लोगे तो ये बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर जाकर ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं, लंग्स को अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है पोल्यूशन की वजह से। क्लियर हुआ क्या? तो ध्यान रखना इसके बारे में। आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने एक तरीके से प्रोजेक्शन दिया है कि जो राइस का प्रोडक्शन है साल 2021-22 के अंदर, ध्यान से सुनना, साल 2021-22 के अंदर जो चावल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एस्टिमेशन है कि ये जो चावल का प्रोडक्शन है साल 2021-22 के अंदर ये लगभग 315.72 मिलियन टन्स का देखने को मिलेगा, और जो कि कई गुना ज़्यादा है साल 2020-21 से। तो साल 2020-21 यानी पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार चावल का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ये एक प्रोजेक्शन है। और पिछले कुछ 5 सालों में अगर कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा है, जैसे साल 2016, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे ये कुछ 4-5 सालों को कंपेयर करोगे तो अब की बार का चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा बोला गया। चावल के साथ साथ जो मेज़ हो गया, जो हमारे चना हो गया, दाल हो गई, रेप सीड, शुगर केन हो गए, तो इन सब के अंदर भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है इस साल, ऐसा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है। क्लियर हो गया? तो सिंपल सी बात, मैंने आपको मोटा डेटा बताया। अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ डिस्कस करने के लिए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वाले आर्टिकल को GS पेपर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है राइस के बारे में स्पेसिफिकली, कि राइस का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है राइस, आओ थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्रॉप्स का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। राइस बेसिकली एक स्टेपल फूड है जो कि आज के टाइम पर हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना वो राइस का कंजम्पशन करती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर चावल खाते ही खाते हैं। राइस एक खारीफ क्रॉप है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो क्रॉप है वो कौन सी है, खारीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जैद क्रॉप्स कौन सी होती है, राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। चलो ये तो खारीफ क्रॉप्स मैंने आपको बताया। वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक डिफरेंस बता सकते हो, राबी, खारीफ और जैद क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 2-2 लाइन के अंदर, ज़्यादा डिटेल नहीं, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस बताना है। ज़्यादा डिटेल कहीं पर बिल्कुल मत लिखना, थोड़ी सी डिटेलिंग्स यहाँ पर देना इन तीनों क्रॉप्स के बीच के डिफरेंस का। जब हम लोग चावल को ग्रो करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर हम लोग देख पाते हैं 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के आसपास ही वाले फसल न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है, अच्छी बारिश भी पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2-3 प्रकार की जो चावल की प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। जैसे 3 प्रकार के चावल आपको देखने को मिल जाएंगे, औस, अमन और साथ ही साथ में बोरो। ये चावल की खेती यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद में भारत में जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं चावल का, वो कौन कौन से देश हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। देश बोल रहा हूँ, स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लिखा जाता है, वेटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वेटेज की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला आपको देखने को मिल जाता है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस है आफ्टर चाइना। ध्यान रखना, चाइना के बाद में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है। ऐसा क्वेश्चन भी UPSC डायरेक्टली पूछ चुका है, और आपको पता है ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो रिपीटेड रहेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कि ये क्रॉप कौन सी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था रबी, खारिफ और ये क्रॉप्स को लेकर, नीचे क्रॉप्स के नाम दे दिए गए और पूछा गया कि इसमें से ये बताओ ये कौन सी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, या कौन सी क्रॉप है। याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा था जिसको ध्यान में रख सकते हो। नाउ ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आर्टिकल्स जो कि न्यूज़ में थे। आज द हिंदू के अंदर कम आर्टिकल्स थे, इसकी वजह से मुझे दूसरे न्यूज़पेपर्स को भी विजिट करना पड़ा, और वहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आर्टिकल्स थे वो मैंने निकाले। जो अच्छे आर्टिकल्स थे आपने देखा होगा, सब कुछ रेलिवेंट है जो भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लेकर चलता हूँ। बाकी हाँ, थंबनेल वाला कभी कभी आर्टिकल होता है, थंबनेल वाला आज तो इंपॉर्टेंट था, थंबनेल वाला कभी कभी आर्टिकल होता है जो कि यहाँ पे अलग से लगाना पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, चलता है उतना, है ना। अब चलो चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
आज दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, सेंटर वर्सेस स्टेट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टसल जो ये विवाद है ना आईएएस की पोस्टिंग्स को लेकर, वो विवाद क्या है इसको हम लोग समझेंगे। क्या ये एक इशू देखने को मिलता है? एक अच्छा आर्टिकल है, एक अच्छा एडिटोरियल है। फिर उसके बाद में डेटा पॉइंट को कवर करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये है। ये तो पूरे पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा पेज खत्म है इसी आर्टिकल के अंदर। तो ये भी डिस्कस करूंगा डिटेल से कि आर्कटिक के अंदर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और इसकी गर्मी का इम्पैक्ट स्पेसिफिकली भारत के ऊपर क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन उससे पहले हम लोग अपने डेटा पॉइंट को देख लेते हैं। डेटा पॉइंट क्या बोलता है? यहाँ पे बोला गया कि देखो, हाउस होल्ड्स के अंदर यानी कि जो हमारे घर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं यानी कि जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो 1992 के बीच में कितने घरों में अवेलेबल थी और 2019 में कितने घरों में अवेलेबल हैं, उसके बीच का एक डेटा दिया गया है। इस डेटा का आप लोग यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। तो एक अच्छा डेटा पॉइंट रेगुलर बेसिस पर द हिंदू के अंदर आ रहा है इस डेटा पॉइंट वाले पोर्शन पर। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, सबसे पहली बात, घर के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को लेकर बात करने वाले हैं। ये जो ड्रिंकिंग वाटर वाला ग्राफ है ना, वो हम लोग को क्या बोलता है? हम लोग को यहाँ पर ये बताता है, एक सेकंड में आपको ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो ग्राफ। तो ये जो टाइम पीरियड है, इधर है 1992 से लेकर 1993 की बात हो रही है, इधर 2019 से लेकर 2021 की बात हो रही है। और बात किस चीज़ को लेकर हो रही है? बात हो रही है वाटर ड्रिंकिंग के इम्प्रूवमेंट को लेकर, कि पीने वाला जो पानी है वो कितना इम्प्रूव हुआ। तो पीने वाला पानी का इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे केरला के अंदर 1992 से लेकर 1993 में ये केरला सबसे पीछे था, यहाँ पे सबसे गंदा पानी अवेलेबल था। लेकिन आज के टाइम पर केरला बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। 2019, 20, 21 में इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट ना करने वाला कौन है? तो मणिपुर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी पीछे है और इधर भी आपको पीछे देखने को मिलेगा। त्रिपुरा यहाँ पर भी पीछे और यहाँ पर भी पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पर ऊपर डेटा के अंदर बताई गई है कि 2019, 20, 21 के अंदर केरला के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, मणिपुर में भी इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जितना हम लोगों ने देखा है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। उसके बाद ये तो हो गई ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। दूसरा हो गई टॉयलेट की फैसिलिटीज़। टॉयलेट की फैसिलिटी यहाँ पे पहले कौन कौन से स्टेट्स के अंदर अवेलेबल थी? तो आप देखोगे पहले ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब बहुत पीछे थे 1992 से लेकर 1993 के बीच में। और फिर उसके बाद में अगर हम लोग इस साल देखते हैं, साल 2019, 20, 21 के अंदर, तो बिहार तो अभी भी पीछे है टॉयलेट की फैसिलिटीज़ में, झारखंड अभी भी पीछे है, ओडिशा भी अभी भी पीछे है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि पहले भी पीछे थे इस टॉयलेट की फैसिलिटी में और अभी भी हैं। इंप्रूवमेंट किसको देखने को मिला? देखो, मिजोरम पहले भी टॉप पर था और अभी भी टॉप पर है। टॉयलेट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर पहले भी अच्छी खासी अवेलेबल थी और अभी भी अवेलेबल हैं। प्लस केरला और असम की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, गुजरात की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया है। फिर ये यहाँ पर आता है तीसरा डेटा, अनक्लीन फ्यूल। यानी अनक्लीन फ्यूल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि लकड़ियाँ जला ली या कुछ और जला लिया घर के अंदर, उस पर जला के खाना बनाया जा रहा है, इससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है घर के अंदर। तो इसका डेटा अगर हम लोग देखें तो दिल्ली पीछे था कब सबसे ज़्यादा 1992 और 1993 के बीच में, और अभी भी आप देख पाओगे दिल्ली काफ़ी हद तक पीछे देखने को मिलेगा। यहाँ पर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है कुकिंग के लिए, यानी लकड़ियाँ वगैरह जलाई जा रही हैं खाना बनाने के लिए, पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है। अभी क्लीन फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो इसमें दिल्ली पहले भी पीछे था और अभी भी पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है पक्का हाउस को लेकर। पक्के घर किस किस के पास में हैं? तो कौन कौन से राज्य में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है? 1992 के अंदर जब आप लोग देखोगे तो उस समय पर त्रिपुरा बहुत ज़्यादा पीछे था पक्के घर के मामले में और अभी भी पीछे ही है। तो त्रिपुरा ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट आप देख पाओगे दिल्ली ने टॉप किया इसके अंदर। दिल्ली, गोवा, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के पास में पक्के घर हैं साल 2019, 20, 21 में। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर काफ़ी पीछे देखने को मिलेंगे, जैसे त्रिपुरा हो गया यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। क्लियर हो गया? बाकी दिल्ली आपको टॉप पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये डेटा पॉइंट ध्यान रख सकते हो, कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, लेकिन एडिटोरियल से पहले आपको पता होगा, लेते हैं हम लोग अपने आज का मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है यार? क्वेश्चन पता है मैं आज लगाना भूल गया था, मैंने अभी तुरंत जो है इसको लगाया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटरेस्टिंग है ये, हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कंटिन्यूज टू बी अमंग्स द मोस्ट चैलेंजिंग डेवलपमेंटल इशू दैट women फेस टुडे, एस्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। डिस्कस। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ना, ये लगातार एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग, मतलब आप कह सकते हो चैलेंजिंग डेवलपमेंटल इशू है, जो कि आज के टाइम पर वेमेंस खासकर फेस कर रही हैं। और
ये प्रॉब्लम खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्तर पर देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया। इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है आप लोग लिख सकते हो, आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है आप लोग लिख सकते हो। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग यहाँ पर लिखोगे ये आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, फुल फॉर्म लिखना, और उस ग्रुप के अंदर लगभग 25-26 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी लोग भी अपने आंसर्स को लिख सकते हो और लिख कर सबमिट कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू ज़रूर से करना, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और सामने वाले व्यक्ति को भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली व्यक्ति की मिस्टेक्स आप बता पाओगे, साथ ही साथ में आप लोग भी कुछ नए नए पॉइंट्स ऐड कर पाओगे अपने दिमाग के अंदर, कुछ नई नई चीज़ें आपको भी मिलेंगी जब एक दूसरे के पॉइंट्स को रिव्यू किया जाएगा तो। ओके, आगे आते हैं। नाउ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉजिंग आर्कटिक वार्मिंग। तो व्हाट इज़ कॉजिंग आर्कटिक वार्मिंग का टॉपिक जो है ना, ये आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि जो आर्कटिक वाला रीजन है वो बेसिकली यहाँ पर क्यों इतना गर्म हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है वो यहाँ पर बताए गए। आर्कटिक वाला रीजन मतलब कि ऊपरा वाला हिस्सा, यानी जब आप लोग अर्थ के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो, यानी कि अर्थ का गोला बनाते हो, तो ऊपर आपको आर्कटिक देखने को मिलता है, नीचे आपको एंटार्कटिक देखने को मिलेगा। रिसेंटली एंटार्कटिक चर्चा में तक था क्योंकि एंटार्कटिक बिल को लेकर न्यूज़ थी। अभी हम लोग आर्कटिक की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आर्कटिक के अंदर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि गर्मियाँ लगातार बढ़ रही हैं। अब आर्कटिक की जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो एक लॉन्ग टर्म हीटिंग इम्पैक्ट डाल रही है, और ये सारी चीज़ें कोई हवा में बात नहीं हो रही है। इसको लेकर प्रॉपर एक स्टडी कंडक्ट की गई है, और वो जो स्टडी है उसने ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने क्या बोला, इस स्टडी यहाँ पर ये बोलती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म हीटिंग इम्पैक्ट डाल रही है अर्थ के पूरे सरफेस पर। और एक ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पर यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी मानव के थ्रू कुछ इस प्रकार से पोल्यूशन हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट यहाँ पर पूरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। लगातार दुनिया भर में जो गर्मी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पर सारे इंसिडेंसेस देख रहे हैं, ये खुद हमारे सामने एविडेंस बना हुआ है। और जैसे कोई भी चेंज होगा, यानी कि आप कह सकते हो कुछ भी पृथ्वी के एयर टेम्परेचर के अंदर कुछ भी चेंज होता है, जैसी हवा गर्म होती है कहीं पर भी हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर पर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आता है। ठीक है ना, ये बताया गया। फिर ये जो फेनोमेनन है कि मतलब डायरेक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी कि उस गर्मी को बढ़ना एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। और ये जो आज के टाइम पर अगर नदर्न एरिया में हो रहा है ये, तो इसको बोलेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, सदर्न एरिया में हो रहा है तो एंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन। सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो इतने सारे ग्लोबल वार्मिंग के इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से जो हीट रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। हम लोग देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम पे गर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, मतलब दिन ब दिन हम लोगों ने देखा है कि एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और आर्कटिक के केस में बात करें तो यही हो रहा है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यहाँ पे बर्फ़ है वो लगातार डिमिनिश होती हुई नज़र आई है। जो यहाँ पर सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो बर्फ़ तैर रही थी वो तो दिख ही नहीं रही है, वो तो पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है बर्फ़ वो। तो आर्कटिक ओशन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, एयर के अंदर आप देख पाओगे जो गर्मी वो बढ़ चुकी है, रेडिएशन बहुत सारा एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर, और जितना ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आर्कटिक वाले रीजन में, ऐसा स्टडी बता दिया। स्टडी ने बताया कि जो ये बर्फ़ है इसका पिघलने का जो रेट है वो भी गर्मी के साथ साथ इंक्रीज़ हो गया। ये जनरल सी बात है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ रही है बर्फ़ पिघल रही है, तो गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। प्रीवियस स्टडी क्या बोलती है, यानी कि इससे पहले वाली भी कोई स्टडी हुई है क्या? हाँ, तो पहले भी एक स्टडी की गई थी और पहले वाली स्टडी ने भी यहाँ पर यही बोला। इन्होंने यहाँ पर बोला कि एक टाइम पर यह सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी बदतर हो रही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आती है, स्पेशल रिपोर्ट की जाती है ओशन के ऊपर, 2019 की वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट ने बोला कि जो आर्कटिक का सरफेस एयर टेम्परेचर है, यानी कि जहाँ पे हवा जो आप कह सकते हो देखने को मिलेगा सरफेस पर, ज़मीन पर जो हवा बह रही है आर्कटिक वाले रीजन में, यानी उस जिस रीजन की अभी हम बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि वहाँ पे उस हवा के अंदर पिछले मतलब 20 सालों में जो गर्मी है वो थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी क्या टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो।
और इस चीज़ को खुद मॉनिटर किया गया है आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम के अंदर में। इसने वार्निंग भी दी थी कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन कम कर लो थोड़ा सा, और क्योंकि नहीं तो फिर इससे चांस यह है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो बर्फ़ है ना वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, जितनी बर्फ़ दिख रही है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और ये गर्मी की मतलब ये जो बर्फ़ पिघलने की स्पीड है ये बहुत तेज़ हो चुकी है, 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रीन आइस शीट के ऊपर पड़ रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में आपने सुना होगा, वो भी आपको ऊपर ही देखने को मिलता है नदन वाले पोर्शन पे। तो ग्रीनलैंड के अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर बर्फ़ की आपको पूरी शीट देखने को मिलेगी। लेकिन इस गर्मी की वजह से जो ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ शीट है ना, आइस शीट है, वो भी यहाँ पर अलार्मिंग रेट पर पिघल रही है। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा है रेट इसका पिघलने का, साल 2000 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आज के टाइम पर एक कंसर्न वाली बात पैदा होती है, यानी कि एक चिंता वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन लोग जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर जब बड़ी प्रॉब्लम बनकर आएगा तब यहाँ पर इसके बारे में पता चलेगा। आज के टाइम पर जो ये गलत तरीके से अनयूजुअल समर टेम्परेचर जो देखने को मिल रहा है ना, इसकी वजह से हर दिन 6 बिलियन टन के आसपास जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। आप इमेजिन कर सकते हो 6 बिलियन टन के आसपास बर्फ़ पिघल रही है। और इतनी बर्फ़ अभी पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 18 बिलियन टन के आसपास बर्फ़ पिघली है। इसका मतलब पता है क्या है, इतनी बर्फ़ पिघली है मतलब इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि पूरा वेस्ट वर्जीनिया डूब सकता है। तो ग्रीन आइसलैंड जो यहाँ पे आपको ग्रीन आइस शीट जो देखने को मिलती है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड करती हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पानी स्टोर करके रखा है, दूसरे नंबर पर आने वाला ये ग्रीन आइस शीट है। और अगर इसके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर पर तो एंटार्क्टिका है, यानी यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन, एंटार्क्टिका में काफ़ी सारा बर्फ़ आपको होल्ड हुआ देखने को मिलेगा। उसका दूसरे नंबर पर आने वाला ग्रीन लैंड आइस शीट है। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ना है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका डर था वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और ये जो लेवल है ना, ये एक आप कह सकते हो अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुका है। ये जो वार्मिंग है आर्कटिक ओशन के अंदर ये लगातार इंक्रीज़ हो चुकी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है, मैंने आपको बताया। और धीरे धीरे समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये जो है ना पानी जो बढ़ेगा समुद्र के अंदर, ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ को खा जाएगा, अपने आप ही निगल जाएगा, इनको अपने आप में डुबा लेगा। जो कोस्टल शहर हैं बड़े बड़े, जैसे इंडिया का मुंबई है, उसके भी डूबने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। बहुत सारे एरियाज़, बड़े बड़े एरियाज़ डूब जाएंगे। तो ये जो आर्कटिक ओशन की वार्मिंग है ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्लस ये जो पानी का स्तर बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो पानी के अंदर सैलिनिटी, खारापन है, उसके अंदर लेवल में चेंज होगा। इससे बहुत सारे जानवर मरने लगेंगे, जानवर ही मरने लगेंगे। जानवर जब मरेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उस जानवरों का ट्रेड भी करते हैं, वो भी रुक जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, जो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं अगर यहाँ पे ये पोल्यूशन नहीं रोका गया तो। क्लियर हुआ, ये बताया गया। देन उसके बाद में यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि देखो इसका इम्पैक्ट ना भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर बोला गया, 2021 की रिपोर्ट थी, कि सी लेवल जो है इंडिया का वो यहाँ पर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडिया का भी जो यहाँ पर आसपास का समुद्र का स्तर है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन चलेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो दिक्कत है बेसिकली, ये और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ये सी लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये आर्कटिक वार्मिंग क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, आर के राघवन साहब ने लिखा है, सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर IAS पोस्टिंग्स। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्टिंग्स को लेकर यहाँ पर एक डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से, आप लोग बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर मैं एडिटोरियल लाइन टू लाइन आपको समझाता हुआ चलूँगा। एयरफोन लगा लो, जैसे भी सुनना है। जब हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विस की, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के अपॉइंटमेंट्स की, तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है। IAS ऑफिसर का जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ पर UPSC करती है, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी लोगों को पता है। अब ये बेसिकली एनुअल भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, हर साल एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। 3 से 4 लाख लोग जो है ना हर साल जो है इस एग्ज़ाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर साल यहाँ पर ये जो एस्पिरेंट्स है वो फॉर्म भरते हैं। इसमें से 1000 से भी कम जो पोजीशंस आती हैं उसके लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
1000 से भी कम, काफ़ी कम जो हैं वो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। उसमें से भी आईएएस काफ़ी कम बनता है, बाकी सारी सर्विसेज भी होती हैं जो 23-24 सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो सिलेक्शन के बारे में बताया। जब अपॉइंटमेंट होता है ना इन ऑफिसर्स का, तो ये डिपेंड करता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई, ट्रेनिंग से भी डिपेंड करता है। फिर उनको ट्रेनिंग के बाद में उनको एक स्टेट दिया जाता है, यानी कि एक राज्य दिया जाता है, उनको एक कार्डर दिया जाता है जाके वो लोग काम कर सकें वहाँ पर। बहुत लकी पर्सन होता है कि उसको खुद का होम स्टेट मिल जाए, या फिर बहुत लकी पर्सन होता है कि उसको आप कह सकते हो अपने होम स्टेट के बराबर वाला राज्य मिल जाए या पास का कोई राज्य मिल जाए। बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो फिर स्टेट बहुत दूर जाकर मिलता है। ध्यान रखना इसके बारे में, कार्डर बहुत दूर मिलता है। और उस आईएएस ऑफिसर को एक ना एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना, केंद्र सरकार के अंडर भी काम करना होता है। यानी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, वो स्टेट के अंडर में तो काम कर ही रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी काम करना होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं। उन मिनिस्ट्रीज़ को यहाँ पर थोड़ा संभालने के लिए इन आईएएस ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काम करना होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसी का सारा खेल होने वाला है। अब होता क्या है, आईएएस ऑफिसर्स को देखो सस्पेंड करना इतना आसान बात नहीं है स्टेट का। देखो जो राज्य सरकार होती है ना, राज्य सरकार के पास में इतना सारी पावर नहीं है कि आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सके। मतलब आईएएस ऑफिसर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर देखने को मिलेगी, एक ऊंचे पद पर है वो इंसान, ठीक है ना, ये यहाँ पर बोला गया। लेकिन हमारे जो सेंटर है, सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट होता है कि अगर आईएएस ऑफिसर को किसी को सस्पेंड करना है, स्टेट खुद नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर सेंट्रल का अप्रूवल चाहिए, केंद्र सरकार का भी अप्रूवल यहाँ पर चाहिए होता है। अब देखो पिछले कुछ टाइम पे क्या हो रहा है, पिछले टाइम पर यह हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा केंद्र सरकार का लेवल है ना, यहाँ पर इन आईएएस ऑफिसर का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला है, ठीक है ना। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं बेसिकली, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं जा पाए हैं और लोग ये ऑफिसर जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखो यहाँ पर आर्टिकल में ऑथर मेंशन करते हैं, ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव थिंग है। आज के टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुद्दा यही है कि स्टेट पे तो काम कर रहा है एस ऑफिसर, लेकिन स्टेट से सेंट्रल के पास में नहीं जा रहा है। और सेंट्रल को ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि हाँ हमें आईएएस ऑफिसर चाहिए, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को संभालना है, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि ऑथर बोलते हैं बहुत सारी पॉजिटिव थिंग है, बहुत सारी आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम करने की। जैसे ऑथर ने इसके अंदर मेंशन भी किया है, जैसा आप लोग देख पाओगे, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चांसेस मिलती हैं, आप क्रिटिकल इश्यूज़ पर बात कर सको, कुछ पॉलिसीज़ बना सको, एजुकेशन के लिए काम कर सको, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे सको। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर नहीं जा पाते, नहीं जाना चाहते, कुछ समय के लिए काम करना है, इस वजह से यहाँ पर वो नहीं जा पाते, क्योंकि वो कंफर्टेबिलिटी ना स्टेट के अंदर मिलती है उनको, जो कि सेंट्रल लेवल के अंदर नहीं मिलती है। ये हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला। फिर ऑथर यहाँ पर एक चीज़ और बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो करेंट टाइम पर सिचुएशन ये हो चुकी है पूरी की पूरी कि सेंट्रल लेवल पर इन आईएएस ऑफिसर्स की बहुत तेज़ी से कमी हुई, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रिसेंटली कुछ रूल्स लेकर आने पड़े, कुछ अमेंडमेंट रूल्स लेकर आने पड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में पावर्स लेनी पड़ी हैं। ऐसा भी हम लोगों ने देखा पिछले कुछ टाइम पर। तो ऑथर बोलते हैं कि भारत को खुद को यहाँ पे ज़रूरत है कि जो सिविल सर्विसेज है ना, उसके लिए एक स्टेबल सिस्टम बनाया जाए, सही से सटीक चीज़ें बनाई जाएं। ये प्रॉब्लम ना है जैसे आज प्रॉब्लम आ रही है कि जो ऑफिसर्स है वो स्टेट पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेंटर पर नहीं जाना चाह रहे, और सेंटर पर अगर मतलब आप कह सकते हो कि जो जाना भी चाह रहे हैं तो स्टेट नहीं भेज रहा है, राज्य सरकार भी भेजता नहीं है। पहली बात तो राज्य सरकारों को क्या करना पड़ता है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डेपुटेशन का कॉन्सेप्ट। होता यह है कि राज्य सरकारों को एक लिस्ट तैयार करनी होती है और यहाँ पर इन ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर बताना होता है। लेकिन राज्य सरकार आजकल के टाइम पर ये नहीं कर पा रही है। क्यों? स्टेट का खुद कहना है कि हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स की खुद कमी है, तो हमारा एरिया कौन देखेगा, यहाँ पे कोई विवाद होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो कौन एरिया संभालेगा। तो ये बेसिकली शॉर्टेज ओवरऑल देखने को मिला है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि यूपीएससी के अंदर वैकेंसीज को बढ़ा दो, है ना, एक सोल्यूशन ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो सोल्यूशन निकाला नहीं जा रहा है अभी। और फिर हमने देखा ऐसा रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने को मिला था, एक ऑफिसर थे, उनको बुलाया गया लेकिन वो गए नहीं सेंट्रल लेवल पर, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर इन्हीं मुद्दों को देखते हुए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक रूल लेकर आती है
और उस रूल्स के अंदर क्या होता है, अपने आप को थोड़ा सा पावर देती है। ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3 से 4 लाख वैकेंसीज आती हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। हुआ क्या, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि अब देखो क्या होगा। अभी तक क्या था कि स्टेट्स की मर्जी हो रही थी कि हाँ, स्टेट लिस्ट तैयार कर रहा था कि हाँ, ये ऑफिसर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर भेज रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि अब जो ये रूल्स हैं ना, AIS रूल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स हैं, अब ये काम यहाँ पे ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से बोलेगी कि हाँ, मुझे ये ऑफिसर चाहिए, और केंद्र सरकार अपने पास ऑफिसर बुला लेगी। स्टेट का कोई इतना रोल नहीं होगा, यानी सेंट्रल को चाहिए ऑफिसर तो चाहिए, और यहाँ पर जाना पड़ेगा ऑफिसर्स को। इसके लिए काफ़ी सारे राज्य तैयार भी हुए थे और काफ़ी सारे राज्य तैयार नहीं भी हुए थे। तो ये है पूरा का पूरा टसल, ये है पूरा का पूरा डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स रिगार्डिंग द पोस्टिंग्स ऑफ IAS ऑफिसर्स। आई होप आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अभी तक एक डिबेटेबल इशू बना हुआ है स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में। इसी के लिए हम लोग को एक स्टेबल सिस्टम की आवश्यकता है, एक मजबूत सिस्टम की आवश्यकता है, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज सिस्टम को संभाले, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इस प्रकार से टसल क्रिएट होना स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये R के राघवन साहब बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा का पूरा हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स से जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, और कुछ ज़्यादा इशू यहाँ पर आपको अच्छे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। ताइवान चाइना का इशू देखने को मिलेगा, ये और वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हाँ, एक और एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ये रहा वो। अब रिसेंटली क्या होता है, कल सारे अखबारों के अंदर, जितने भी अखबार होते हैं सभी के अंदर एक न्यूज़ कॉमन है, वो यह है कि फीफा ने AIFF को बैन कर दिया। स्पोर्ट्स का आर्टिकल है, लेकिन कल मेरे साथ में बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास में कि सर इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमने पढ़ने की कोशिश करी है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्पोर्ट्स का एडिटोरियल है ये। इस एडिटोरियल में बताया गया कि जो फीफा है उसने बैन किया AIFF को। देखो ध्यान से सुनना, AIFF क्या है, यह है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जैसे भारत के अंदर BCCI होते हैं ना, जो क्रिकेट को देखती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, वैसे ही आप लोग को यहाँ पर ये AIFF देखने को मिलेगा। ये भारत के अंदर फुटबॉल के मैचेस को देखता है। अब हर एक स्पोर्ट्स को लेकर इंटरनेशनल बॉडी बनी हुई है। जैसे क्रिकेट को लेकर इंटरनेशनल ICC बना हुआ है ना, वैसे ही फुटबॉल को लेकर एक इंटरनेशनल बॉडी फीफा बनी हुई है। तो फीफा ने भारत के AIFF को बैन कर दिया। बैन करने का मतलब यह है कि भारत कोई भी फुटबॉल इंटरनेशनल मैचेस को मतलब खेल नहीं सकता। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल वाले मैचेस नहीं खेल पाएंगे। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि फीफा ने ये बोला कि हम लोग AIFF को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि AIFF के अंदर तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन है। और वो थर्ड पार्टी कौन सी है, और वो थर्ड पार्टी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीच में आ रही है, इसकी वजह से हम AIFF को बैन कर रहे हैं, ऐसा फीफा ने बोला। अब और डिटेल से चलते हैं। सर आखिरकार हुआ क्या, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। हुआ क्या, आओ समझते हैं। इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एक अच्छा पिक्चर देखने को मिलेगा। ये वाला पिक्चर भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हुआ यहाँ पर ये कि जैसे देखो पाओगे, कल हेडिंग काफ़ी सारी थी, फीफा ब्लॉक्स इंडिया, और इंडिया को ब्लॉक करने के बाद में यही बोल दिया कि इंडिया जो है, जो ये एक तरीके से वेमेन कप होने वाला था अंडर 17, वो भी यहाँ पर होस्ट नहीं करेगा भारत। प्लस यहाँ पर वेमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप के साथ साथ जो यहाँ पर एक प्लेयर है हमारी, उनका पार्टिसिपेशन होना था। फिर उसके बाद में अक्टूबर में वो खेलने वाली थी। फिर यहाँ पर गोकुलम जो केरला है, ये होने वाला था। बेसिकली ये प्ले करने वाले थे अगले सप्ताह एशियन वेमेन क्लब चैम्पियनशिप के अंदर, ये इनको नहीं प्ले करने दिया जाएगा। तो मतलब जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल मैचेस है, उन सब से भारत का पत्ता कट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर AIFF ने कर दिया, ऐसा यहाँ पर फीफा ने कर दिया है AIFF को बैन करके। क्लियर हो गया। तो फीफा के बारे में मैंने आपको बता दिया, AIFF क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं इस वाले पर्टिकुलर पिक्चर से। देखो होता क्या है ना, एक व्यक्ति चाहिए होता है, यानी कि जैसे कि हमारी कोई बॉडी होती है, जैसे BCCI है, या यानी क्रिकेट के लिए एक जो बॉडी बनी हुई है, वैसे यहाँ पर आपको ये इंडिया के अंदर फुटबॉल को लेकर AIFF देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक अध्यक्ष चाहिए होता है। कौन, एक अध्यक्ष चाहिए होता है। अब वो जो अध्यक्ष है ना, AIFF के अंदर अध्यक्ष बनने का एक टाइम पीरियड दिया गया है कि यहाँ पे 12 साल तक एक अध्यक्ष रहेगा। 12 साल बाद यहाँ पर कोई दूसरा अध्यक्ष, मतलब वो सेम नहीं बनेगा। या फिर आप कह सकते हो कि 4-4 साल तक यहाँ पर एक व्यक्ति 3 बार बन सकता है। तो 4 3 12, यानी कि एक व्यक्ति
अगर एक बार अध्यक्ष बनता है AIFF का तो 4 साल तक वो सर्व करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर लगातार भी सर्व करता है तो 12 साल तक सर्व करेगा, 12 साल से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता। लेकिन न्यूज़ यहाँ पर ये निकलती है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। यहाँ पे आप नाम देख पा रहे होंगे। जो प्रफुल्ल पटेल है ना, ये साल 2009 से सर्व कर रहे हैं और 12 साल से ज़्यादा हो गए सर्व करते करते। अब जब ज़्यादा हो गए हैं तो ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंटरनेशनल जो बॉडी है फीफा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है कि भैया एक व्यक्ति जो है ना, ये पूरी तरह से, यानी जो एक अकेला व्यक्ति है इतना लंबा सर्व नहीं करेगा, किसी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब वर्ल्ड कप आने वाले हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इसी चक्कर में जो ये प्रफुल्ल पटेल हैं वो यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं अपनी सीट को, अध्यक्ष को, यहाँ पे अध्यक्ष के पद को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास से मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी वगैरह भी बनाई दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी को भेजा, लेकिन वो कमेटी ने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ उस कमेटी का फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो कमेटी बनाई गई थी ना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के खुद एक एक्स जज थे, फिर यहाँ पर आप कह सकते हो एक फॉर्मर CEC थे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो एक्स इंडिया कैप्टन है गांगुली साहब वो भी थे। इन सब को अपॉइंट किया गया था इस कमेटी के अंदर। कमेटी से बोला गया आप यहाँ पे इलेक्शन चुनाव करवा के आओ और एक नया अध्यक्ष यहाँ पे बनवाओ। लेकिन क्या हुआ, वो भी यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे के पूरे मुद्दे में आ गया है इस इंटरनेशनल रूल्स के अंदर में। तो ये बात डायरेक्टली यहाँ पर फीफा ने यहाँ पर बोल दी है। फीफा ने यहाँ पे बोला कि देखो ये जो बॉडी है AIFF, इसके अंदर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, वो कि सुप्रीम कोर्ट है। इस वजह से हम लोग इसको बैन कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये आने वाले टाइम पर जो मैचेस हैं फुटबॉल के इंटरनेशनल के मैचेस, वो यहाँ पे प्ले नहीं कर पाएगा। और ऐसा ये जो फीफा है ना, ये पहले भी कर चुका है। आप लोग देख पाओगे ये आर्टिकल्स है, फीफा ने पहले इराकी फेडरेशन को बैन किया था, फिर एक और बैन किया था, फिर नाइजीरियन फेडरेशन को भी बैन कर दिया था, पाकिस्तान फेडरेशन को बैन कर दिया था, जिम्बाब्वे कीनिया फेडरेशन को बैन कर दिया 2022 के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से, पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से। ऐसे केसेस इंटरफेरेंस वाले बहुत सारे निकल कर आए। ऐसा यहाँ पर ये करता रहता है AIFF। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर एडिटोरियल था। आई होप आपको यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो को समाप्त करने के लिए। वर्ल्ड सेक्शन पर कुछ भी खास नहीं था, प्लस इकोनॉमी वाले पेज पर भी कुछ भी खास नहीं था। दैट इज़ वाई वो पेज डिस्कस नहीं करे गए हैं। बाकी मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 2007 का क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा जो रीजन है वो बस्तर रीजन में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है बस्तर रीजन के अंदर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। यार मैं वो कैप्स भी नहीं लगा पाया हूँ शायद, पता आज मैं यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी नहीं लगा पाया था। अभी मैंने तुरंत मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे बना के लगाया है। चलो कोई बात नहीं, वो कैप्स मैं कल से ध्यान रखूँगा और रेगुलर बेसिस पर लगाता रहूँगा। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।